JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं अभिवृत्ति का मापन, यानी कि एप्टीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं आप, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन की इकाई में आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है टेट, सुपर टेट, बीएड, डीएलएड, यानी कि सभी तरह की परीक्षाओं में आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा मुख्य टॉपिक है अभिवृत्ति का मापन, यानी कि एप्टीट्यूड को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम अभिवृत्ति के बारे में समझ लेते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है। इसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से होता है। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहारों की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका एप्टीट्यूड है, यानी एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड अभिवृत्ति क्या होती है कि आपका देखने का नजरिया, कि आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को या किसी घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक व्यक्ति का नजरिया है, एक व्यक्ति की सोच है, उसके मनोभाव हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के लिए फायदेमंद है, और वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो जो है सही से काम नहीं करते, वो अच्छे नेता नहीं है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड अलग अलग होता है। और ये जो एटीट्यूड होता है ये आपके मनोभाव होते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है। तो हर व्यक्ति के एटीट्यूड अलग अलग होता है, अभिवृत्तियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि उनके मनोभाव अलग अलग होते हैं। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है अभिवृत्ति को मापना, यानी हमें मापन पर विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि हमारी इकाई चल रही है शैक्षिक मूल्यांकन और मापन। तो सबसे पहला जो आपका आता है, पहला होता है आपका व्यावहारिक विधियां, और दूसरी होती है आपकी मनोवैज्ञानिक विधियां। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। व्यावहारिक विधियां क्या होती हैं? ऐसी विधियां जब हम व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके एटीट्यूड का यानी उसकी अभिवृत्ति का पता करते हैं, तो वो क्या विधियां क्या होती हैं? हमारी व्यावहारिक विधियां होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आपका होता है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। अब प्रत्यक्ष प्रश्न विधि क्या होती है? हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट प्रश्न पूछकर उसकी अभिवृत्ति चेक कर लेने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हुई? प्रत्यक्ष प्रवृत्ति। जैसे हम मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को बोला कि आपको प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कैसे लगते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो सकारात्मक जो है अभिवृत्ति हुई। उसने कहा मुझे पसंद नहीं है, तो वो नकारात्मक अभिवृत्ति हुई। और उसने कहा कि मुझे वो मतलब अपनी राय स्पष्ट नहीं कर पाया, तो वहां पर जो हुई वो अनिश्चित अभिवृत्ति हुई। इसके बाद आपकी दूसरी जो तरकीब आती है व्यवहारिक प्रविधि के अंतर्गत, तो वो आती है आपकी व्यवहार के प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि। यानी जो व्यवहार कर रहा है व्यक्ति या बालक, उसका जो प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि द्वारा हम पता करते हैं कि अभिवृत्ति क्या है, इसका एप्टीट्यूड क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्यवहार कर रहा है, वो कैसी कैसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो हम उसका जो है निरीक्षण करते रहते हैं, उसकी एक्टिविटीज का जो भी वो प्रतिदिन करता है, चाहे वो उसका घर हो, ऑफिस हो, मतलब उसके व्यवहार का निरीक्षण करके जो है, यानी कि हम उसके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर हम उससे प्रश्न नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री जी आपको अच्छे लगते हैं, आपको बुरे लगते हैं, भारत के प्रधानमंत्री में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, हम उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछते, केवल उनके व्यवहार देखते हैं। तो वो क्या, हमने देखा कि वो जहां भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो मिला तो उसने वो फाड़ दिया, तो इसके मतलब वो नकारात्मक अभिवृत्ति का है। वो मतलब उसकी जो अभिवृत्ति है मोदी जी के लिए वो नकारात्मक हुई। यदि व्यक्ति ने उस फोटो को देखकर खुश होता है, उसके साथ अपनी सेल्फी लेता है या अच्छे भाव प्रकट करता है, तो वो क्या हुआ? उसकी जो अभिवृत्ति हुई वो सकारात्मक हुई। और इसके अलावा उसने कोई ना मोदी जी के फोटो को देखकर ना कोई आलोचना की, ना कोई उसने बड़ाई की, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या हुई? एक उसकी जो है अनिश्चित अभिवृत्ति हुई कि वो वहां पर अपना मत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये दो प्रकार की अभिवृत्ति होती है। व्यावहारिक अभिवृत्ति में नंबर एक आपका होता है प्रत्यक्ष प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं, यहाँ व्यवहार का निरीक्षण ऑब्जर्व करके व्यक्ति की अभिवृत्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये अभिवृत्ति जो है आपको यहाँ पर इनका डिटेल आप पढ़ सकते हैं, जो बीएड में मेन कर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिटेल को आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की अभिवृत्तियों की डिटेल है। जो व्यवहारिक अभिवृत्ति थी दो प्रकार की, तो इनकी डिटेल पूछ ली जाती है आपसे बीएड के पेपर में। लेकिन आपका सुपर टेट या टेट या रीट में जो प्रश्न आता है वो बनता है 1 नंबर का, और यहाँ तक कि डीएलएड में भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं? जैसे कि मान लीजिए
अब क्या हुआ, व्यावहारिक प्रविधियों के बाद जो है, जब इनसे हमें पूर्ण रूप से हम किसी की अभिवृत्तियों का पता नहीं लगा पा रहे थे, इनकी कमियों को पूरा करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रावधान किया, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति का जो है एटीट्यूड नाप सकें या उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ये विधि किसने दी, ये इनका, जैसे कि इनके बारे में, इनके सन वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि आपकी सबसे पहली विधि है मनोवैज्ञानिक विधि में, यह है थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि। तो ये थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि जो थी, ये थी 1927 में किसने दी थी, थर्स्टन ने दी थी ये। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। टेट, सुपर टेट, बीएड में तो एक नंबर आता नहीं, आपका डीएलएड में आ सकता है। इसके बाद आता है थर्स्टन तथा चेप की समदृष्टि अंतर्विधि। तो ये किसने दी थी, समदृष्टि अंतर्विधि, थर्स्टन और चेप ने दोनों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया था, और इसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1951 में। तो सन और जो प्रतिपादक है उनका नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपकी आती है योग निर्धारण विधि। ये किसने दी थी योग निर्धारण विधि, लिकर्ट ने। और योग निर्धारण विधि कब दी थी, 1932 में। तो ये यहाँ से जो है आपका एक नंबर का प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद जो है सिफर ने जो दिया था आपको, सिफर एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दिया था क्रम अंतर विधि। ये जो दी थी क्रम अंतर विधि की रचना जो की थी, ये की थी 1937 में। और इसके बाद आता है आपका एडवर्स एवं किलपैट्रिक, इन्होंने दिया था भेद बोधक मापनी विधि। भेद बोधक मापनी विधि किसने दी थी, एडवर्ड्स एवं किलपैट्रिक ने। और ये कब दी थी, 1948 में। 1948 में ये विधि आई थी, 1948। इसके बाद आपका आता है अगली विधि आपकी आती है ओसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि। तो ये विधि जो है किसने दी थी, ओसगुड ने दी थी। और कब दी थी ये विधि आपको, इसका जो सन मिलता है हमें 1948 के बाद जो आता है, इसके सन में जो है कंफ्यूजन है, तो इसका सन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ये 1950 कहीं पर 1900 जो है 49, मतलब इस तरीके से इसके सन हैं अलग अलग किताबों में, इसलिए कंफ्यूजन वाले प्रश्न कभी नहीं आते। और जो सबसे लास्ट की जो विधि थी आपकी, ये थी आपकी रेमर्स की मास्टर टाइप मापनी। तो रेमर्स की मास्टर टाइप मापनी में जो है इसके जन्मदाता कौन थे, रेमर्स थे। और रेमर्स ने जो है इसको जो है प्रतिपादित किया था, और इसमें जो है उन्होंने मध्यमांक के अनुसार से जो है उसका जो है एप्टीट्यूड नापने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप ओसगुड डिफेंस विधि अगर चाहे, ऑप्शन में आपको 1952 मिलता है तो आप 1952 लगाएंगे, क्योंकि करेक्ट सन जो है इसका 1952 है। तो इन विधियों में से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो बीएड वाले हैं, इसको आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। हर विधि का हमने यहाँ पर एक एक डिस्क्रिप्शन दिया है, और इस विधि को विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हैं कि इन विधियों को कैसे प्रयोग किया गया, किसने बनाया, किस सन में बनाया। और इसके अलावा आप जो है इन विधियों के साथ जो है अपने जो आपके एप्टीट्यूड मापने की विधियां हैं उन्हें एक तरीके से आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये 8 विधियां हैं मनोवैज्ञानिक मुख्य जो हमने ली हैं इस क्लास में, और इनको जो है बीएड वालों से डिटेल में पूछ लिया जाता है, डीएलएड वालों से या बीटीसी या सुपर टेट में एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके की क्लासों के साथ हमारे साथ लगातार बने रहिए। जल्द ही हम एक लाइव टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसी आधार पर जो है उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।